मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल को मेरठ बंगाली एसोसिएशन के लोगों ने किया सम्मानित। इस दौरान मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, किस तरीके की मांग स्वर्णकारों के लिए उठाई है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय आनंद अग्रवाल। नमस्कार, मैं मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन का महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल आप सबको स्वतंत्रता के 76वें वर्ष पूरे होने पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 77वीं हमारी वर्षगांठ है। और जैसा अभी आपने कहा, ये लोग स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हैं। ये लोग नहीं, हम सब मिलके स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हैं। बहुत गर्व का विषय है कि आज हमने एक बहुत सुरक्षित हाथों में देश की कमान दे रखी है और देश को सब कुछ दिख भी रहा है। जो देश को मिल रहा है वो देश को दिख रहा है। और मैं कहूं कि मैं हिंदू धर्म से हूं तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे यहाँ सर्वाधिक सर्वोच्च ताकत माने जाते हैं। मेरे मुस्लिम भाई मेरे साथ बैठे हैं, अल्लाह का मान है, मोहम्मद साहब का मान है। हमारे सिख भाई नानक साहब को मानते हैं, गुरु गोविंद सिंह को मानते हैं। जैन धर्म में हम भगवान महावीर को मानते हैं, ईसा धर्म में हम भगवान ईसा को मानते हैं। लेकिन सारे देवता, सारे मानस, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जब हमें वरदान देते तो शायद जितना बड़ा वरदान मेरठ को माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने मिलकर दिया है, शायद कोई नहीं दे पाता। रैपिड ट्रेन भारतवर्ष की सबसे पहली मेरठ को मिली। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे सबसे पहला मेरठ को मिला। 9 एक्सप्रेसवे लगातार मेरठ को एक के बाद एक मिल रहे हैं। प्रयागराज का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो वंदे भारत ट्रेन, हमें देहरादून और दिल्ली से जोड़ने वाली ट्रेन भी मेरठ को मिल गई। अगर हम बात करें मेरठ को 3 सांसद माननीय विजयपाल तोमर जी, बहन कांता गर्दम जी और आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, शायद ही किसी जिले को 3 सांसद भारत सरकार के अंदर राज्यसभा में मिले हो, ऐसा मुझे तो याद नहीं पड़ता। तो मेरठ पर इस समय वर्तमान सरकार, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कितनी मेहरबान है और कितना कुछ देना चाहती है, ये आपके सामने परिलक्षित होता है। गर्व का विषय है कि आज हम अपने स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ को मना रहे हैं। सभी परिवारों ने उस समय बड़ा योगदान दिया होगा, तभी यह देश आजाद हुआ। मुझे गर्व है मेरे परिवार ने भी इस हवन में अपनी आहुति दी थी। मेरी बड़ी दादी जी यानी कि मेरी परदादी जी, अंग्रेजों के कपड़े उन्होंने फूके। 3 दिन तक कश्मीरी गेट थाने में बंद रही। वो दोनों बहनें, सगी बहनें, अनारो देवी, ज्वाला देवी, और उसके बाद 6 महीने उन्हें लाहौर जेल में बंद रखा गया। इससे ज्यादा सजा भी नहीं दे सकते थे कपड़े फूकने पर। मेरे दादाजी लाला योगेंद्र पाल गुप्ता और उनके मौसेरे भाई लाला शिवचरण दास जी ने अंग्रेज से हथियार छीना। उस हथियार छीनने में अंग्रेज ने अपनी सीटी बजा दी। आत्मरक्षा में उन्हें गोली चलानी पड़ी और वो अंग्रेज सार्जेंट वहीं मर गया। उसके बाद दादाजी पकड़े गए। संदेह के आधार पर उन्हें तड़ी पार की सजा हुई और काफी समय वो तिहाड़ जेल में भी रहे। लेकिन ठीक है, मेरे पिताजी भी लोकतंत्र सेनानी रहे, काफी समय जेलों में रहे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्वतंत्रता के लिए और लोकतंत्र के लिए सभी परिवारों ने अपना अपना योगदान दिया। मेरे भी परिवार की एक छोटी सी आहुति, उसमें गिलहरी जैसा प्रयास मेरे परिवार का भी था। आजादी हमें मिली, लेकिन कुछ चीजें जिस व्यवसाय से मैं जुड़ा हुआ हूं उसमें एक आजादी बाकी है। एक क्या, कुछ अनेक आजादी बाकी है। एक आजादी तो हमारे यहां बाकी है जो जीएसटी के रूप में हमारे ऊपर 3% जीएसटी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पर लगाई गई है। मैं इससे आजादी चाहता हूं, मेरा व्यापार इससे आजादी चाहता है। 3% जीएसटी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि सोना और चांदी, पूरे विश्व में कोई सी भी मुद्रा फेल हो जाए वहां पर सोना और चांदी को मान्यता है। सोना और चांदी को पूरी मान्यता है। हमारी जो सर्विस देते हैं, जो हमारी मजदूरी है, जो हमारी कारीगरी है, या जो हमारा सर्विस है, उस पर टैक्स ले लीजिए, वो अच्छा लगता है। लेकिन इस बहुमूल्य अंतर्राष्ट्रीय धातु पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पर आप 3% जीएसटी लें, इससे हमारे व्यापार को कहीं ना कहीं क्षति पहुंच रही है। हमारे व्यापार प्रभावित हो रहा है। मेरा इसमें निवेदन है भारत सरकार से भी, मेरा निवेदन है अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि हमारे व्यापार पर 0.5% जीएसटी प्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने ये जो बात कर रहे हैं, तमाम बातों को उठाया जा सकता है। आपका रास्ता अच्छा है, मैं जानता हूं। तो आपने क्या अभी तक बात की है, इस मामले को उठाने की कोशिश की? हम उचित फ्लोर पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी और अपने प्रशासनिक संबंधों के आधार पर अपने प्रशासनिक अधिकारियों से भी इस बात को समय समय पर उठाते रहे। हमें जरूरत पड़ी तो भारत सरकार में भी हमने मिलने का पिछले दिनों में प्रयास किया, लेकिन अभी कहीं ना कहीं विफल है। हमारे व्यापार में हम सब भी नंबर 1 में काम करना चाहते हैं।
हमारे व्यापार में मुझे ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे व्यापार में नंबर 2 का भी व्यापार काफ़ी है। जैसे कि नंबर 2 का व्यापार क्यों है? सोने पर 15% एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है। 15% एक्साइज ड्यूटी का मतलब है कि स्मगलर को 15% के अंतर का पड़ता आ रहा है। स्मगलर बांग्लादेश की सीमा से और नेपाल की सीमा से और अपने ऊपर के बॉर्डरों से भारत के अंदर सोना स्मगलिंग कर रहे हैं। उन्हें क्योंकि पड़ता मिल रहा है 15% का, वो स्मगलिंग कर रहे हैं। वो सस्ता सोना जब आता है तो जो नंबर 1 का सोना है वो हमारे व्यापार में प्रभावित हो रहा है, वो नहीं मिल पा रहा। तो हमें 15% एक्साइज ड्यूटी से भी आज़ादी चाहिए। हमारी एक्साइज ड्यूटी मात्र 5% होनी चाहिए, ताकि हमारे व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग ठीक से प्रतिस्पर्धा में स्थापित हो सके। 15% अगर हमने एक्साइज ड्यूटी दे दी तो हम प्रतिस्पर्धा में स्थापित नहीं हो सकते। 15% तो पहले हम बढ़ गए। 5% की एक्साइज ड्यूटी होनी चाहिए, ताकि स्मगलरों के पड़ते खत्म हो और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में हमारे व्यापार को पूरी तरीके से पूरी तरीके से खुल के खेलने का मौका मिल सके। ये मेरा निवेदन है। एक मेरा निवेदन और है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हमें एक आज़ादी और चाहिए, अपने भवन और अपने व्यावसायिक भवन बनाने की आज़ादी। मेरठ का प्राचीन यानी कि स्वर्ण नगरी का जो प्राचीन शहर है, ये 9 दरवाजों के अंतर्गत एक बाउंड्री के अंदर बना हुआ था। विकसित शहर था, हजारों साल से ये अपने अस्तित्व में है। लेकिन जिस समय हम अपनी मकान या दुकान बनाने चलते हैं तो हम पर मेरठ विकास प्राधिकरण का एक चाबुक चलता है, और वो चाबुक नियमों के आधार पर चलता है, जो कि नियम सर्वथा अनुचित है। उन नियमों के लिए मैं आज़ादी चाहता हूं। वो नियम अनुचित क्यों है, मैं आपके माध्यम से सक्षम स्तर पर इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे नियमों में आप विकसित शहर के अंदर और विकासशील शहर के अंदर दोनों नियमों को अलग करिए। जो नया शहर है उसके नियम अलग होने चाहिए, वो विकासशील शहर है। विकसित शहर जो पुराना शहर है, जो हजारों साल से विकसित है, वो अलग है। तो इसमें सेट बैक, फ्रंट बैक, साइड बैक, बैक टू बैक, दुनिया भर की तमाम मुश्किलें हमारे व्यापारियों से और हमारे यहाँ के निवासियों से उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए, उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने आप में पहले से ही विकसित हैं। इसमें प्रबंधन होना चाहिए। इसमें अंकुश की जगह जो हमने नए अंकुश लगाए हैं वो नहीं होना चाहिए। नई इंजीनियरिंग के आधार पर, नई व्यवस्थाओं के आधार पर, नई वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसमें प्रबंधन होना चाहिए। मेरा उसमें निवेदन है सरकार से भी और मेरठ विकास प्राधिकरण से भी कि इस पर पुनर्मूल्यांकन करें। और हमें कहा स्टिल्स पार्किंग, यहाँ पर स्टिल्स पार्किंग के रूप में निर्माणों की आवश्यकता है। यहाँ पर आवश्यकता है पार्किंग की, यहाँ पर आवश्यकता है खुले पार्कों की, यहाँ पर आवश्यकता है खुले जिम की। जो खुले ओपन जिम होते हैं तभी तो यहाँ लोग रह पाएंगे, ठीक से उन्हें माहौल मिलेगा, वो रह पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे। हमें आवश्यकता, हमें टैक्सों की जटिलताओं से भी आज़ादी चाहिए। अब छोटा व्यापारी है, कोई छोटा कारीगर है, वो किस तरीके से अपने टैक्सों की भरपाई करे? वो बेपढ़ा लिखा कारीगर है, कारोबार बड़ा है, अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिवार की पिछली पूंजी के बल पर या नई पैदा करी हुई पूंजी के बल पर वो अपने व्यापार को चला रहा है, लेकिन उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। आज के जितने टैक्स है बिना कंप्यूटर के आप हैंडल नहीं कर सकते, बिना कंप्यूटर ऑपरेटर के आप हैंडल नहीं कर सकते। छोटा व्यापारी यानी कि जो 40-50 ग्राम सोने का व्यापार करता है तो 2 लाख की सीमा तो वो वैसे ही पार कर चुका। और आप करें ईबे विल दे भाई 2 लाख से ऊपर वाला, भाई सब कैसे दे सकता है? तो हमें इस जटिलता से भी आज़ादी चाहिए। हमें आज़ादी के लिए हिसाब किताब की जो जटिलताएं हैं, अब दुकान पर हम 2 बाप बेटे बैठ कर कमा रहे हैं, या एक अकेला बाप कमा रहा है या अकेला बेटा कमा रहा है, उसको बिना अपने साथ सहयोगी आदमी रखे हुए वो अपने व्यापार को नहीं कर सकता, क्योंकि जटिलताएं इतनी है। बिना कंप्यूटर के, बिना लैपटॉप के, बिना, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा, बिना किसी संसाधन के वो अपने व्यापार की जटिलताओं से बाहर नहीं आ सकता। तो हमें इन जटिलताओं से भी आज़ादी चाहिए। हमें जो मेरा कहना है कि छोटे दुकानदार जो टैक्सों से इस समय पीड़ित हैं, तरह तरह के, 1 टैक्स 1 नेशन, एक टैक्स एक ही राज्य एक ही राष्ट्र, यानी कि 1 नेशन 1 टैक्स, यानी कि हमारे ट्रांजैक्ट टैक्स लगा दें आप, जो हमारा बैंक के माध्यम से हमारा सारा कारोबार कर दे, और हम पे बैंक के आधार पे हमारे कारोबार में जो लेन देन हो उसके आधार पे या तो टैक्स कट जाए, ताकि हम जटिलताओं से मुक्त हो जाए। और नहीं कर सकते तो और कोई सरलता ढूंढी जा सकती है जिसमें हमें आती हो। आईएएस लॉबी, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या जो लोग हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करते हैं, उनको आईएएस लॉबी कहीं ना कहीं बरगला रही है हमारे प्रति, हमारे व्यापार के प्रति। हम चाहते हैं कि आईएएस लॉबी की जटिलताओं से, आईएएस लॉबी की जो लॉबिंग चल रही है उससे भी हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। सबसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, अब पुराने शहर की अगर बात कर रहे हैं तो पुराने शहर जर्जर अभी मकान मौजूद हैं, गिरने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, हताहत होने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में भी एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। पार्किंग तो है ही नहीं, यहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है, स्पेस नहीं, आपने कहाँ पार्क होनी चाहिए। अब
निर्माण दो तरह से होता है। एक निर्माण होता है अवैध और एक निर्माण होता है वैध। अवैध वो होता है जो मेरठ विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार नहीं हो रहा, और वैध वो होता है जो नियमों के अनुसार होता है। पुराने शहर के अंदर कोई भी निर्माण मेरठ विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार होना असंभव सा है। अगर कुछ हुए तो अपवाद है, और वो भी परसेंटेज में 2, 4, 5% होंगे, वरना सारे के सारे मेरठ विकास प्राधिकरण की निगाह में अवैध हैं। आज आप अपने हाथ में एक मोबाइल रखते हैं, उस मोबाइल को आपने छोटे से मोबाइल से शुरू करा था, पहले उषा का बड़ा मोबाइल था, छोटे से करा, और मैं समझता हूं हर तीसरे महीने, छठे महीने आपका मोबाइल अपडेट हो जाता है। और यदि 3 साल तक आपका वही मोबाइल रखता है तो घर के बच्चे भी ये कहने लगते हैं कि ये मोबाइल अब पुराना हो गया, आप बदल दीजिए। तो जब ऐसी बातें आती हैं तो क्या इन नियमों में बदलाव नहीं हो सकता? नई टेक्नोलॉजी के आधार पर हम नहीं आ सकते, नई तकनीक के आधार पर नहीं आ सकते? आज इंजीनियरिंग, अच्छा एक चीज और बताइए, मैं आप ही से पूछता हूं, निर्माण में अगर हम वर्टिकल चलेंगे और हॉरिजॉन्टल चलेंगे, क्या फर्क है? वर्टिकल का मतलब होता है एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बना देना, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है फैलाव में बनाना। ठीक है जी, फैलाव में बनाने पर हमारी कृषि भूमि कम होती है। आज हमें अन्न की जरूरत है, आज जनसंख्या का घनत्व 140 करोड़ लोग हैं हम भारत में। अगर हम वर्टिकल निर्माण, नई इंजीनियरिंग, मजबूत इंजीनियरिंग के आधार पर, भूकंप रोधी इंजीनियरिंग के आधार पर करेंगे, और पार्किंग को ध्यान में रखते हुए करेंगे, और अपने इंजीनियर्स को, अपने जो नए बच्चे हमारे निकल के आए हैं, जो नई नई टेक्निक्स निकल के आई हैं, उनके आधार पर करेंगे, तो हम वर्टिकल निर्माण कर सकते हैं। आज हम दुबई के अंदर वो कौन सी मीनार है, वो उसको देखने जाते हैं, बुर्ज खलीफा, कितनी ऊंची मीनार है भैया। यदि ये नियम यहां पे हो जाए तो हम तो बुर्ज खलीफा तो यहां मेरठ में कभी भी नहीं बन सकता। ये आजादी चाहिए हमें उन नियमों से, उन गलत नियमों से जो बिना व्यापारियों को बैठाए हुए, बिना यहाँ के नागरिकों को बैठाए हुए एसी हॉलों में बैठकर बंद कमरे में आईएएस ऑफिसरों ने बना दिए और जो हम पर थोपे गए। हमें आज़ादी चाहिए उनसे, हमें टैक्स से आज़ादी चाहिए। जो टैक्स आईएएस लॉबी ने गलत लॉबिंग करी, हमारे जनप्रतिनिधि बैठे, हमारे व्यापारी बैठे, हमारे यहाँ के निवासी बैठे, तो टैक्सों का बातचीत हो। हमें आज़ादी चाहिए अपनी जटिलताओं से, अपने व्यापार के प्रति जटिल जाए। और हमें चाहिए यहाँ पर मेरठ के अंदर, स्वर्ण नगरी के अंदर ज्वेलरी पार्क, हमें चाहिए स्वर्ण नगरी के अंदर फैक्ट्री फ्लैटेड कॉम्प्लेक्स, हमें चाहिए अपनी स्वर्ण नगरी में कारीगरों को तकनीकी जानकारी, हमें चाहिए अपने कारीगरों के लिए लोन के लिए उनको जो सुविधाएं हैं वो दी जाएं, ताकि वो, उसकी क्षमता 100 ग्राम रोज के बनाने की है, उसके पास बेचारे पे है ही 10 ग्राम, तो 100 ग्राम कहाँ से बनाएगा? यदि उसको ठीक से लोन मिले और मेरे व्यापारी को ठीक से कमाने का मौका मिले, उसको सही परसेंटेज का गोल्ड मिले, तो उसको जो है आगे बढ़ने से, या मेरठ को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक निवेदन और मैं चाहूंगा जिससे हमारा सराफा व्यापारी पीड़ित है। किसी भी जगह डकैती होती है, चोरी होती है, छीना झपटी होती है, वो भी अपने परिवारों से होती है, अपने लोगों से होती है। लेकिन सोना और चांदी जो बिकता है वो केवल अपने बाजार में बिकता है, क्योंकि सोना चांदी लोहे की दुकान पर तो नहीं बिकेगा, पीतल की दुकान पर तो नहीं बिकेगा, बर्तन वाले को तो नहीं बिकेगा, वो बिकेगा किसी सुनार या सर्राफ के यहाँ के। हो सकता है उसको खरीदते समय हम में से कुछ लोग बिल पर्चा बना देते हैं और कुछ लोग नहीं भी बना पाते, जिसे हम नंबर 2 का व्यापार कहते हैं। नंबर 2 से मतलब टैक्स बचाने का व्यापार। तो अब होता क्या है कि चाहे हमने बिल पर्चा बनाया, चाहे हमने नहीं बनाया, धारा 410 के अंतर्गत जिस व्यक्ति ने चोरी या डकैती करी है, उसने हमें अपना सामान बेच दिया, तो उस सोने या चांदी को आखिर तक गिल्टी माना जाता है, उसे केस प्रॉपर्टी माना जाता है और हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है उस सोने को वापस देने का। जबकि ये सोने और चांदी की बहुत बड़ी मंडी है, और इस मंडी में अगर हम सोना और चांदी खरीदते हैं तो पूरा मूल्य देके खरीदते हैं। अगर मैंने 10 ग्राम सोना खरीदा है तो उसके 60-62 हज़ार रुपये, 61 हज़ार रुपये जो भी उस दिन के बनते हैं, उस भाव से वो भाव पता करके आता है व्यक्ति, और वो सोने की हमें पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन होता यह है कि वो व्यक्ति हमसे पूरी पेमेंट ले जाता है। वो चूंकि बाजार में आने वाला 10-10, 20-20 साल, 33 साल से पुराना सर्राफा व्यापारी है, उसके सुनार के रूप में या सर्राफा व्यापारी के रूप में हमारे बाजार में उसकी पहचान है। लेकिन वो व्यक्ति, पता चलता है आज हमें सोना बेच के गया, 20 दिन बाद एक पुलिस वाले को ले आया, 2 पुलिस वाले को ले आया कि इस जगह की पुलिस आई गई जी। अब वो हमारी दुकान पर आती है तो हम अपनी गर्दन झुका लेते हैं, हम अपराधी के रूप में अपने आप को मान लेते हैं, जबकि वो पूरे पैसे ले गया है। हमारी इंटेंशन चोरी का सामान खरीदने की नहीं है, लेकिन वहाँ की पुलिस लाती है और 411 में हमें मुलजिम बनाने का प्रयास करती है। 411 यानी कि मिली भगत उस आदमी के साथ जिसने अपराध किया है, जबकि हमारी कोई मिली भगत नहीं है, उसमें पूरा पैसा दे के लिया है। हमसे पुलिस कहती है कि अपना वो माल हमें दे दीजिए तो आपको बचा सकते हैं, नहीं दे सकते तो आपको भी इसमें हम
अपराधी के रूप में बनाते हैं कि भाई ठीक है, आप बनाते हो तो बना लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी इज्जत जो 100 साल से हमारे बड़ों ने बनाई, या 10-20 साल से हमारे व्यापारी किसी व्यापार में लगे उन्होंने बनाई, 30 साल वालों ने बनाई, वो इज्जत 2 मिनट में धूमिल हो जाती है। मेरा इसमें कहना है कि 411 की जटिलताओं से हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। 411 धारा जो है आईपीसी सेक्शन, इसमें मिली भगत हमारी जब होनी चाहिए, जब अपराधी जो सामने से आया है उसको हमने पेमेंट नहीं दिया हो, उस दिन के मूल्य के हिसाब से नहीं दिया हो, जब हम कहते हैं हमारा पेमेंट वापस दिलाइए, जब आने वाली पुलिस से हम कहते हैं तो वो कहती है ये तो बेचारे ने खर्च कर दिया। वो अपराधी बेचारा हो जाता है उस पुलिस की निगाह में, क्यों? और उत्पीड़न के लिए हम शिकार हो जाते हैं। हमें उसका सारा सोने का भुगतान करना पड़ता है अपनी इज्जत और अपने आप को बचाने के लिए, और साथ में टीए और डीए, लोकल और बाहर का सब भुगतान करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं हमारे सर्राफा व्यापारी को इस पीड़ा से भी, इस आज़ादी के अवसर पर आज़ादी मिलनी चाहिए। जो आदमी 10 या 20 साल से हमारे बीच में स्थापित है, लगातार डीलिंग कर रहा है, लगातार हफ्ते दर हफ्ते या 15 दिन में हमारे बीच में सोना और चांदी के जेवर बनवाने आ रहा है, लेने आ रहा है, बेचने आ रहा है, बदलने आ रहा है, कच्चा माल भी खरीदता है, पक्का माल भी बेचता है, तो किस दिन उसके माथे पर चोरी का माल वो खरीद के लाया है लिखा गया, मैं क्या, मेरे ख्याल से यहाँ का तो बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य भी नहीं पहचान सकता। जो माइंड रीडिंग के बड़े बड़े लोग जिन्हें माना जाता है आदमी को छू कर ही बता देते कि इसके मन में क्या चल रहा है, वो भी शायद ना बता पाए। अगर वो बता पाए तो बता पाए, लेकिन हम में वो काबिलियत नहीं है।